नमस्कार। मैं डॉक्टर घनश्याम बैरवा, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्रीगंगानगर, राजस्थान। इस व्याख्यान में मैं आपको ईश्वर कृष्ण द्वारा विरचित सांख्य कारिका की 11वीं कारिका की व्याख्या करवा रहा हूँ। और इस कारिका में प्रसंगवश पूर्व में व्यक्त और अव्यक्त की परस्पर भिन्न विशेषताओं को बताने के बाद सांख्य कारिकाकार ने इन दोनों की समान विशेषताओं तथा इन दोनों से पुरुष के साम्य और वैषम्य को इस कारिका में बतलाया है। पूर्व की कारिका में हमने ये बताया था कि अव्यक्त तो प्रकृति है, उससे व्यक्त 23 तत्व है, और पुरुष न व्यक्त है और न अव्यक्त है, वो ज्ञेय है। तो पूर्व की कारिका में जब ये सिद्ध हो चुका है कि इस प्रकार के लक्षणों से युक्त व्यक्त होता है और इनसे विपरीत लक्षणों से युक्त अव्यक्त होता है, लेकिन एक कारिका में ये भी कहा गया था कि प्रकृति स्वरूपम विरूपम च, कि प्रकृति अपने कार्य से अर्थात व्यक्त से किन्हीं लक्षणों में समान है और किन्हीं लक्षणों में असमान है। प्रकृति व्यक्त से किन लक्षणों में, किन गुणों में असमान है, उसकी व्याख्या पूर्व की कारिका में बता दी गई है। और किन लक्षणों में प्रकृति, किन रूपों में प्रकृति व्यक्त या अपने कार्य के साथ समान भाव में है, समरूप में है, उसकी व्याख्या इस कारिका में की जा रही है। कारिका इस प्रकार से है। त्रिगुण म विवेकी विषय है, सामान्यम अचेतनम प्रसवधर्मी, व्यक्तम तथा प्रधानम तद विपरीतस तथाश्च पुमान। व्यक्तम तथा प्रधानम, अन्वय देखिए इसका। व्यक्तम तथा प्रधानम, व्यक्त का तात्पर्य 23 तत्वों से है तथा प्रधानम का तात्पर्य यहाँ पर प्रकृति से है, यानी कि 23 तत्व और प्रधान त्रिगुणम, 3 गुण वाले हैं, अर्थात सत्व, रज और तम, इन तीनों गुण वाले हैं। प्रकृति में भी ये 3 गुण होते हैं, और चूंकि प्रकृति त्रिगुणात्मक होती है तो उनसे जिन विकारों की, जिन 23 तत्वों की, जिन 23 पदार्थों की उत्पत्ति होती है, उनमें भी स्वभावतः ये गुणों का समावेश होता है। तो प्रकृति और व्यक्त त्रिगुणम 3 गुण वाले हैं। अविवेकी अर्थात अविभक्त अर्थात संगठित स्वरूप वाले हैं। ये एकल स्वरूप वाले नहीं हैं, ये संगठित स्वरूप वाले हैं। ये विषय है अर्थात ज्ञान या अनुभव के द्वारा ग्राह्य है। प्रकृति भी विषय है और उसके जो विकार है, 23 तत्व है, 23 पदार्थ है, वो भी विषय है। सामान्यम, ये सामान्य है अर्थात साधारण अनेक जनों द्वारा इनको ग्राह्य किया जा सकता है, इसलिए सामान्य है। अचेतन है अर्थात प्रकृति भी जड़ है और प्रकृति से उत्पन्न 23 तत्व भी जड़ है, अचित है। प्रसवधर्मी, परिणाम स्वरूप है, विकारशील है, परिणामशील है और रूपांतर प्राप्त करने वाले हैं, यानी कि परिवर्तनशील है और उत्पन्न करने वाले हैं। पुमान तद विपरीत है, लेकिन जो पुरुष है, सांख्य का जो पुरुष है, तद विपरीत, वो इन गुणों में प्रकृति से और व्यक्त से, अव्यक्त से और व्यक्त से विपरीत है। तथा च, और कुछ गुणों में वह प्रकृति के समान भी है और व्यक्त के समान भी है। तो विस्तार से इसको इस प्रकार से पढ़ेंगे कि व्यक्त और प्रधान अर्थात प्रकृति, ये दोनों सत्व, रज एवं तम, इन तीनों गुणों वाले अविभक्त अर्थात संगठित स्वरूप वाले, विषय अर्थात ज्ञेय या अनुभव्य विषय वाले, जड़ या अचित एवं विकारशील या परिणामशील है। और पुरुष इन बातों में व्यक्त और अव्यक्त से विपरीत है, किंतु अन्य कुछ बातों में वो पुरुष व्यक्त और अव्यक्त के समान भी है। विस्तार से इसको इस प्रकार समझेंगे कि सांख्याभिमत अव्यक्त त्रिगुण अर्थात सत, रज और तम, इन 3 गुणों वाला है, और उसका विकसित रूप व्यक्त भी स्वभावतः
उक्त तीनों गुणों वाला है। अव्यक्त में गुणों के अव्यक्त रूप में रहने के कारण उनका जो धर्म है, गुणों का धर्म है क्रमशः प्रीति, सुख और दुख अव्यक्त रूप में रहते हैं, और अव्यक्त की व्यक्त अवस्था में गुणों के व्यक्त होने के कारण उनकी उक्त प्रीति, सुख और दुख जो धर्म है वो प्रत्यक्षतः अनुभूयमान होते हैं, और अनुभूयमान होते हुए अपने धर्मी सत्व आदि गुणों की सत्ता का अनुभव कराते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्त और अव्यक्त प्रकृति और उसके 23 तत्व जो प्रकृति से उत्पन्न होते हैं वो त्रिगुणात्मक है, और त्रिगुणात्मक का हमको ज्ञान तब होता है, हमको अनुभव तब होता है कि त्रिगुणात्मक का धर्म है सुख, दुख और मोह। तो सुख, दुख, मोह का जब हमको अनुभव होता है तो वो धर्मी अर्थात गुणों का वो हमको अनुभव कराते हैं। इस प्रकार से अव्यक्त और व्यक्त के त्रिगुणात्मक होने के कारण उनका स्वरूप विभक्त न होकर असंहत या असंगठित स्वरूप वाले एक ही एकात्मक तत्व के रूप में न होकर अविभक्त है, अर्थात परस्पर संकीर्ण रूप में स्थित सत्व आदि तीनों गुणों या तत्वों के संघात के रूप में अनेकात्मक है। ये तीनों गुण सत्व ऐसे अविभक्त या अविवेच्य रूप से अव्यक्त और उसके विपरीत रूप व्यक्त के स्वरूप में है, उनको कभी परस्पर विभक्त नहीं किया जा सकता, और फलतः इन दोनों अव्यक्त और व्यक्त का स्वरूप अविभक्त है। तो ये बताया गया था अविवेकी। तो अविवेकी का यहाँ पर जो शब्द दिया है इसमें दिया है अविव्यक्त, और अविव्यक्त का सीधा अर्थ आप समझेंगे कि संगठित स्वरूप वाले। इसकी ही यहाँ पर सांख्य के अनुसार थोड़ी व्याख्या विस्तार में बताई है। अव्यक्त और व्यक्त दोनों ज्ञान का अनुभव के विषय हैं। इस प्रकार ज्ञान या अनुभव के अतिरिक्त है, विषय रूप या विज्ञानाकार नहीं, जैसा कि योगाचार बोध मानते हैं कि दोनों सामान्य साधारण है, क्योंकि किसी एक के द्वारा नहीं अपितु अनेकों द्वारा ग्राह्य है और उनके ज्ञान के विषय है। ये दोनों अचेतन है, जड़ है, दोनों प्रसवधर्मी या परिणामशील है, फलतः इनसे उत्पत्ति होती रहती है। सृष्टि की अवस्था में तो अव्यक्त से महतादि व्यक्त पदार्थों का और महतादि से अन्य पदार्थों का उत्पन्न होना होता है, लेकिन जब प्रलय की अवस्था होती है तब केवल अव्यक्त रह जाता है। तब भी अव्यक्त में गुणों का सदृश परिणाम रूप प्रसव होता रहता है। सांख्याभिमत पुरुष उक्त गुणों में अव्यक्त और व्यक्त से विपरीत है। इस प्रकार वह त्रिगुण न होकर निर्गुण है, अविव्यक्त या संकीर्ण स्वरूप वाला न होकर एक तत्व के रूप में विविक्त या असंकीर्ण स्वरूप वाला है। ज्ञान का विषय न होकर विषयों का ज्ञान या अनुभव प्राप्त करने वाला है, स्वयं विषयी है। पुरुषों में प्रत्येक का अपना अपना स्वरूप अपने अपने द्वारा ज्ञेय या अनुभव्य होने के कारण वह सामान्य न होकर विशिष्ट है। अचेतन न होकर पुरुष चित्त स्वरूप वाला है, प्रसवधर्मी या परिणामशील न होकर पुरुष निर्विकार है, कूटस्थ तत्व है। उक्त बातों में व्यक्त और अव्यक्त से पुरुष विपरीत है, और पूर्व कारिका में जो अव्यक्त और व्यक्त की कुछ विशेषताएं बताई गई थी, उन विशेषताओं की दृष्टि से वह अव्यक्त और व्यक्त के समान भी है। इस प्रकार वह अव्यक्त के समान है। अव्यक्त की जो पिछली कारिका में विशेषताएं बतलाई गई थी वो सारी की सारी विशेषताएं पुरुष की भी है। जैसे अव्यक्त के लिए कहा गया था कि वह अहेतुमत है, अव्यक्त के लिए कहा गया था कि वो नित्य है, अव्यक्त के लिए कहा गया था कि वो व्यापक है, अव्यक्त के लिए कहा गया था कि वो निष्क्रिय है, अव्यक्त के लिए कहा गया था कि वो अनाश्रित है, अव्यक्त अलिंग है, अव्यक्त निरवयव है, अव्यक्त स्वतंत्र है। तो पुरुष भी वैसे ही अव्यक्त के समान इन लक्षणों में अव्यक्त के समान है, और जो यहाँ पर व्यक्त और अव्यक्त के लक्षण दिए हैं इन लक्षणों में पुरुष व्यक्त के समान है। इस प्रकार प्रस्तुत कारिका में पूर्व की कारिका में जो प्रकृति स्वरूपम विरूपम च की बात कही गई थी कि प्रकृति कुछ लक्षणों में कुछ बातों में अपने व्यक्त के समान है,
विकार के समान है और कुछ बातों में विकार से भिन्न है। तो पूर्व की कारिका में अर्थात 10वीं कारिका में वो किस प्रकार से व्यक्त से विपरीत थी और इस कारिका में किस प्रकार से प्रधान और व्यक्त समरूप है और पुरुष से उनमें कौन से लक्षण होते हैं और कौन से लक्षणों में पुरुष भिन्न है, ये सारी बातों का कथन इस कारिका में आपके समक्ष प्रस्तुत है। धन्यवाद।